प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मीडिया शिक्षक व जेल सुधारक प्रोफेसर वर्तिका नंदा की सद्य प्रकाशित पुस्तक जल से जेल का लोकार्पण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी के करकमलों से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी की अध्यक्षता एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी की विशेष आतिथ्य में यहाँ संपन्न होगा। मैं हृदय से मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभागृह में उपस्थित आप सब सुधीजन, लेखक, पत्रकार, समाजधर्मी, आप सबका भी अंतर्मन से स्वागत है, अभिनंदन है। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर सुरुचि जी को वे आए और माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी का पुस्तक संच स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। आइए। डॉक्टर सुधाकर पाठक जी से आग्रह है कृपया आएं और आदरणीय राम बहादुर राय जी का स्वागत करें। आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय प्रोफेसर जोशी जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती वैशाली जी को आग्रह कर रहा हूं। आइए। आज के समारोह के केंद्र बिंदु पुस्तक की लेखिका प्रोफेसर वर्तिका नंदा जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती प्रेमलता जी को स्वागत आग्रह कर रहा हूँ। आए, स्वागत करें। आगे। मित्रों, प्रभात प्रकाशन सदैव समसामयिक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है। ऐसी पुस्तकें जो हमारे वैचारिक चिंतन को उधार दें और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक सार्थक संवाद का माध्यम बने। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि अब संस्कृति और अराष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन हो। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम भविष्य का पथ आलोकित करें। अमृत काल में हम भारत बोध जागृत करने वाली और ज्ञान संपन्न समाज बनाने के लिए आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए तत्पर हैं। समाज में सकारात्मकता और उच्च आदर्श स्थापित हों, ऐसे साहित्य का सृजन और प्रकाशन हमारा उद्देश्य है। आज लोकार्पित होने वाली कृति उसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय जेलों के भीतर के जीवन, उसकी संवेदनाओं, संघर्षों और परिवर्तन की संभावनाओं का सजीव दस्तावेज है। लेखिका प्रोफेसर वर्तिका नंदा ने 3 दशकों से अधिक समय के अपने जेलों में बिताए, समय समय पर वे वहाँ जाती रही हैं। उसके अध्ययन, शोध और सामाजिक कार्यों के अनुभवों को कथा के माध्यम से अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कृति में जेल की ऊंची दीवारों के पीछे छिपी उस दुनिया का चित्रण है जहां अपराध से अधिक मानवीय संवेदनाएं, पश्चाताप, आशा और पुनर्निर्माण की कहानियां जन्म लेती हैं। प्रोफेसर वर्तिका नंदा देश की प्रतिष्ठित जेल सुधारक, मीडिया शिक्षिका एवं लेखिका हैं।
उन्होंने तिनका तिनका फाउंडेशन के माध्यम से देश की अनेक जेलों में रेडियो और तिनका जेल पत्रकारिता जैसी अभिनव पहल की हैं। वर्ष 2014 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में जेल सुधार संबंधी उनकी अनुशंसाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया। वे तिनका तिनका पहाड़, तिनका तिनका डाफना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश और रेडियो इन प्रिजन जैसी चर्चित पुस्तकों की लेखिका हैं। वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज के पत्रकारिता विभाग की प्रमुख हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए इस पुस्तक की लेखन यात्रा पर प्रकाश डालें। आइए वर्तिका जी। आप सभी को नमस्कार। माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता, श्री राम बहादुर राय जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रभात कुमार जी, मेरे पास 10 मिनट का समय है और पूरे आसमान भर की बातें मुझे आपसे करनी है। इसलिए एक अध्यापक और एक पत्रकार, इन दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हुए 10 मिनट में अपनी बात को मैं रखूंगी। ये बात करीब करीब 80 के दशक की है। मैं और मेरी बहन स्कूल जाया करते हैं अक्सर, तो हमारे पास या तो साइकिल होती है और कभी कभी पंजाब रोडवेज की बस। पता नहीं होता किस दिन कर्फ्यू लग जाए। कर्फ्यू लगता है तो बस नहीं आती, तो साइकिल पास में होती है। साइकिल से हम एक लंबा सफ़र तय करते हैं और तब मुझे समझ में आता है कि ज़िंदगी में डर क्या होता है। उस डर ने मेरा पीछा बहुत सालों तक नहीं छोड़ा, क्योंकि हर दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन लगा। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, अगर वो डर नहीं होता तो तिनका तिनका का जन्म नहीं होता। ये नॉवल, ये उपन्यास क्यों लिखा गया? मैं चाहती इसे उपन्यास ना कहती। प्रभात जी से भी इस बारे में चर्चा हुई, फिर इस बात को लगा कि हम इसे उपन्यास ही कहें तो अच्छा है। एक जेल है, मैं जेल के अंदर जाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, माँ ने गोद में उठाया है। माँ बेहद सुंदर है। बच्चा कुछ दिन पहले पैदा हुआ है। उसकी गोल मटोल आंखें हैं, वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं माँ से पूछती हूँ, बच्चे का नाम क्या रखा? बोले, अभी तो सोचा ही नहीं, अभी तो पैदा हुआ है। उस समय रोशनी अपने उफान पर थी। मैंने कहा, सूरज नाम रख दो। बोली, हाँ सूरज रख देते हैं। बस वो सूरज मेरे साथ चलता रहा। उस सूरज की झलक इस जैसे जेल में है। मैंने उस बच्चे का नाम रखा मिठाई। फिर एक और जेल में गई। वहाँ पर एक नवयुवती छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। मैं बाहर खड़े होकर उसे बहुत देर तक देखती हूँ। अगली बार जाती हूँ, फिर मुझे वहीं मिलती है। जितनी बार चाहती हूँ वो टीचर मुझे वहीं मिलती है। फिर एक दिन पता लगता है कि असल में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उस वजह से, जो भी वजह रही हो, कुछ ऐसा हुआ कि वो जेल में आ गई। आज वो जेल में टीचर है। उसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन जेल के ये बच्चे उसके अपने बच्चों से ज़्यादा है। उसका नाम मैंने रखा योगेशी। वो इस जैसे जेल का हिस्सा है। फिर एक और जेल में जाती हूँ। वहाँ मुझे मिलती है एक अधूरी औरत। उसके पाँव में घुंघरू हैं, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ हैं, माथे पे बड़ी सी बिंदी है, शरीर में ज़बरदस्त लचक है, आवाज़ में ज़बरदस्त लोच है उसकी। वो जब बात करती है तो पूरी जेल जैसे उसे ध्यान से सुनती है। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो ट्रांसजेंडर है। उस ट्रांसजेंडर का नाम जैसे जेल में मैंने रखा घुंघरू। ये सारे पात्र ऐसे हैं जो अलग अलग जेलों में मुझे मिलते गए। फिर इसका टाइटल कैसे रखा गया? कई सालों से इस किताब पर काम हो रहा था। आज YouTube पर एक वीडियो हमने रिलीज़ किया और उसमें उस यात्रा का जिक्र है जब 1993 में मैं अम्बाला से दिल्ली के लिए आ रही थी। और आप देखिए कि कमाल का संयोग है, वो तारीख थी 21 जुलाई 1993 और आज 21 जुलाई 2026। समय का ये चक्र है। और मेरी मासी यहाँ पर बैठी हैं। उन्होंने ही फ़ोन करके मुझे बताया था कि मैंने IMC में टॉप किया है और तब मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी का आसमान बदलने वाला है। तो जैसे जेल नाम क्यों रखा?
जब भी मैं कुछ खास लिखती हूँ तो मैं अपनी माँ से पूछती हूँ शीर्षक आपको कैसा लग रहा है। यही हुआ थी वो रहूंगी के साथ, यही हुआ रानियाँ सब जानती हैं के साथ। इसका भी शीर्षक मैंने कुछ और रखा था तो उन्होंने कहा कि शीर्षक में कोई दम नहीं है। तो रात में मैंने गणेश जी से कहा कि गणेश जी थोड़ी सी मदद कीजिएगा, और गणेश जी वाकई मदद करते हैं। देर रात में ये शीर्षक मेरे दिमाग में आया, और इस शीर्षक की वजह भी है। इसमें एक संवाद है, इसमें एक किस्सा है जिसकी वजह से नाम हुआ जर्सी जेल। बहुत सी जेलों को जो देखा, किसी भी जेल से मैं खाली हाथ नहीं लौटी। हर जेल के दुख, उदासियां, परेशानियां मेरे साथ चल कर आईं। उनसे उबरने में मुझे भी बहुत समय लगा, और तब मुझे लगा कि तिनका तिनका की सीरीज में जो अलग अलग किताबें आईं, तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका डासना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश, और फिर नेशनल बुक ट्रस्ट से रेडियो इन प्रिजन, अब समय आ गया है कि जर्सी जेल आए। बहुतों ने मुझसे पूछा कि इस यात्रा में मेरे साथ क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन ऐसे समय दुखों और परेशानियों के बांटने के नहीं होते। बहुत कुछ बहुत अच्छा भी हुआ। जेल की वजह से मुझे ज़िंदगी के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका बार बार मिला। मुझे पता लगा सुबह मिलना कितनी बड़ी बात है, अपनी पसंद की शाम मिलना कितनी बड़ी बात है, कहीं आने जाने की आज़ादी मिलना, कुछ लिख पाना, कुछ कह पाना, जिस आज़ादी की हम आम तौर पर कद्र नहीं करते, उस आज़ादी की कद्र करना मुझे जेल ने सिखाया। जेल मेरा सबसे बड़ा टीचर बना। जेल के बंदी मेरे सबसे बड़े अध्यापक बने, और सबसे अच्छे छात्र भी। ऐसे छात्र मुझे कहीं मिले नहीं, आसानी से नहीं मिले कहूँगी। तो जेल ने मुझे अथाह अनुभवों का संसार दिया। एक जगह मैंने लिखा है, कई बार इंतज़ार गज़ब का सुख देता है और अथाह दुख भी। लंबा इंतज़ार थकाता है, इंतज़ार से अपेक्षाएं उपजती हैं। तब मन को ये कहकर दिलासा देनी होती है कि बुद्ध ने तो सदियों पहले कहा था, जीवन में दुख है। ये पंक्तियाँ उन महिला बंदिनियों के नाम हैं जो जेल में हैं। जेल की महिला बंदिनियों की कहानियाँ बड़ी अजीब सी हैं। आपने बड़े पर्दे पर बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि आपने नहीं देखा। जेल के अंदर एक और जेल होती है। एक जेल कायदा बनाता है, कानून बनाती है, सरकार बनाती है, और एक जेल खुद जेल बना देती है। महिलाओं की जेल के अंदर कई स्तरों की जेलें होती हैं। उन जेलों को समझना बड़ा मुश्किल सा है। ये बंदिनियाँ जानती हैं कि किसी अपने के जाने पर कोई जोरदार आवाज़ नहीं होती। जब जेल के अंदर आती हैं, कई बार उनका परिवार उन्हें हमेशा के लिए भूल जाता है, छोड़ देता है, या बाहर की जिंदगी उनकी बदल जाती है। अंदर अंधेरा है, एक सन्नाटा पसर जाता है। ये औरतें जानती हैं कि दुख को जीने का भी एक सलीका होता है। जेल की औरतें जिस तरह से दुख को पी लेती हैं, बड़ी हैरानी होती है कि जेल के बाहर वो पीना आसानी से नहीं दिखता। दुख एकाकीपन मांगता है। शोर से भरी हुई बाहर की दुनिया से उसे जोड़ने के कोई मायने नहीं। इंतज़ार सारी दुनिया करती है, लेकिन जेल का इंतज़ार अलग है। एक दिन एक बंदिनी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम सारा दिन क्या करती हो? उसने कहा, इंतज़ार। किस बात का? स्वाभाविक तौर पर रिहाई का। तो मैंने कहा कि ज़रा ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से जो वार्डर हैं ये क्या करते होंगे? बोली, उनके पास सब कुछ है। मैंने वार्डर साहब से कहा, आपको लगता है सब कुछ है? बोले, नहीं, मैं तो खुद इंतज़ार कर रहा हूँ। यही बात जेलर साहब ने कही, यही बात सुप्रिंटेंडेंट साहब ने कही। डीजी साहब वहाँ नहीं थे, लेकिन मुझे पता है वो भी कोई इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने उस बंदिनी से कहा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, तो तुम इंतज़ार करने के बजाय क्यों नहीं कुछ ऐसा करती जिसमें तुम्हें रुचि है? उसने कहा, मेरी रुचि सिवाय रंग करने की किसी में नहीं है। जेल में रंग नहीं है। कुछ दिनों बाद जेल में रंग आए, उसके पास पेंट्स आए, और उसने उस पूरी दीवार को रंगों से भर दिया। जब रंगों की ये पूरी कहानी हुई, तब तक उसकी रिहाई आ गई। इंतज़ार और रंग क्या कर सकते हैं, ये भी मैंने जेल में देखा। फिर कुछ बंदियाँ ऐसी भी होती हैं जो बंद आंखों से कल्पनाओं का संसार रोज बुन लेती हैं। मन ही मन में गंगा में डुबकी लगाती हैं। किसी ने बुद्ध को अपने अंदर बसा लिया, किसी ने कृष्ण को, किसी ने राम ने को, किसी ने सीता को, किसी ने शिव को। राम उनके भीतर है, सीता उनके अंदर है। जेल आस्थाओं की सघनता की पराकाष्ठा है। किसी उर्वर को बंजर बनाने वाली जेल हो सकती है, लेकिन बंजर को उर्वर बनाने वाली भी जेल ही हो सकती है। बहुत सी जेलों में मंदिर हैं,
बहुत सी जेलों में आस्थाओं के संसार हैं। बहुत सी महिलाओं के तकिए के नीचे अगर उन्हें तकिया नसीब होता है तो किसी की तस्वीर है। सबके मन में कोई एक तस्वीर है। कभी कभी वो उन तस्वीरों की बात कह नहीं पाती, लेकिन जब कह पाती हैं वो दुनिया बदल देती हैं। इसकी एक मिसाल है तिनका तिनका तिहाड़ की। वो त्योहार जिसे आप तिहाड़ जेल से बाहर गुजरते हुए आज भी देखते हैं, उस दीवार को 13 साल पहले रचा गया था। दीवार वही है, लेकिन सपने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पुरुषों की टोली जरा अलग तरह की है। पुरुषों की बैरक में मस्खरे बहुत सारे होते हैं। महिलाओं की बैरक में हंसती हुई महिलाएं बमुश्किल दिखती हैं। पुरुषों की बैरक में पुरुष रोना नहीं चाहते, कई बार वो मस्खरे बन जाते हैं। वो खूब हंसते हैं, अकेले में रोते हैं, किसी के साथ रोना नहीं चाहते। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, पुरुषों की जेल में जो पत्नी की हत्या करके आया होता है उसका रुतबा बड़ा अलग है। महिलाओं की जेल में जो पति की हत्या करके आती है उसकी बात थोड़ी दूसरी है। बहुत बड़ा फासला है। इन सब बातों पर भी मैंने लिखने की कोशिश की। तो ये सारा काम कैसे हुआ। अब आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। पिछले कई सालों में मैंने अपने लिए रेगिस्तान का एक टीला बनाया। मेरा बहुत सारा काम अकेलेपन में होता है, चुपचाप होता है। कभी कभी मैं अपनी टीले से बाहर निकलती हूँ। 2024 के दिसंबर में जब रेडियो इन प्रिजन छपी तब मैंने सोचा अब थोड़ा सा बाहर निकल के बात की जाए। बाहर की दुनिया से मेरा संपर्क जो है वो बहुत सीमित संवादों तक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बात करूँगी तो कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा उस जेल में उससे मिली थी क्या। मैं जेल की किस्सागो नहीं हूँ। मैं जेल की ज़िंदगी को जीने वाली एक शख्सियत हूँ, छोटी सी, जिसे जेल की ज़िंदगी को बदलना है। इस बात की मैंने एक कसम खा रखी है। इस पूरे उपन्यास में कई जगह आपको इंद्रधनुष मिलेगा। तिनका तिनका कहता है हमें जेलों में इंद्रधनुष बनाना है। कैसे बनाया? जेल में संगीत, किताबें, जेल का रेडियो, जेल के अंदर शिक्षा, जेल में लाइब्रेरी, रंग बिरंगी किताबें, जेल का पॉडकास्ट और जेल में बहुत सारी उम्मीदें। इस उपन्यास के अंत में आप ये देखेंगे कि जिस जेल की मैं बात कर रही हूँ, जिसका नाम मैंने पलाशपुर रखा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी शहर का नाम ऐसा हो जो किसी से मिलता हो, तो मैंने एक नाम गढ़ लिया पलाशपुर। गूगल में 10 बार सर्च किया, पता लगा पलाशपुर कोई शहर नहीं है, तो नाम रख दिया। इस पलाशपुर के अंत में, इस जेल की किताब के अंत में आप ये पाएंगे कि इस पूरी साधना के दौरान क्या क्या बदला। जेल पूरी तरह से बदली, जेलर बदले, सुप्रिटेंडेंट बदली। इन सब के बीच में एक महिला जेलर है जिसने उस पूरी जेल को सुंदर बनाने में अपनी जान लगा दी। मैंने आपको कई पात्रों के बारे में बताया, लेकिन मैं महिला जेलर के बारे में नहीं बता सकती, ज़रा ये मुश्किल काम है। लेकिन उस जेलर की वजह से, उस सुप्रिटेंडेंट की वजह से, माफ़ कीजिएगा, सुप्रिटेंडेंट की वजह से जेल के अंदर जो खूबसूरती आई है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझसे कईयों ने पूछा जेल के काम से क्या बदला। बहुत कुछ बदला, मैं आपको किलोग्राम में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आंसुओं से भरी जो चिट्ठियां आती हैं और उम्मीदों से भरे हुए लोग जो जेल रेडियो के कमरे में जानते हैं, वे सभी जानते हैं कि तिनका तिनका क्या कर सकता है। एक छोटे से तिनके में कितनी ताकत हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा खुद मुझे लगने में बहुत समय लगा। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैंने इसका नाम तिनका क्यों रखा। मुझे लगा ये एक बहुत छोटी कोशिश है, और मैं ये भी मानती हूँ जो लाल रंग की साइकिल मेरे पास होती थी, जिस पर मैंने जिद करके प्रेस लिखवा दिया था, उस साइकिल में इतना दम था कि मुझे लगा कि तिनका तिनका भी किसी ना किसी तरह, किसी सड़क पर चलते चलते किसी जेल के किसी कोने में रोशनी पहुंचा पाएगा, कुछ कोशिशें सफल हो पाई। मीडिया के मेरे बहुत सारे साथी हैं सर। इन सालों में बहुत सारे साथी मुझसे छूट गए और उन्हें मुझे छोड़ना भी पड़ा। वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथियों का तो टेलीविज़न पर जो लैपटॉप है वो भी स्पॉन्सर्ड है, उनकी तो हेडलाइंस भी स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। वो क्या समझेंगी जेल के अनस्पॉन्सर्ड दुखों की बात। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो इस सब के बावजूद मेरे साथ हैं। वो मुझसे कई बार ये जानना चाहते हैं कि क्या जेल वाकई बदलती है। मैं उन्हें हर बार ये कहती हूँ, जेल तभी बदलती है जब हम बदलते हैं, क्योंकि जेल में जाता वही है जो बाहर है, और इस मुगालते में कभी रहना नहीं चाहिए कि जो जेल में है वो अलग दुनिया का व्यक्ति है। कौन कब जेल कहाँ से जाएगा कोई नहीं जानता। तिनका तिनका के साथ कोई आर्थिक सहयोग नहीं है। ये चुपके
अपने संसाधनों से होता है। और असली बात ये भी है एक और कि मेरे रेगिस्तान में मेरे पास बहुत कम सुविधाएं हैं, बहुत कम संसाधन हैं, लेकिन उसके बावजूद रेगिस्तान में बहुत सारे फूल इतने सालों में उग पाए हैं। आगरा जेल रेडियो के दिनों की एक बात बताना चाहती हूँ। 31 जुलाई को ये जेल रेडियो 7 साल पूरे करेगा। इस जेल में अक्सर सुबह से लेकर शाम तक का मैं समय गुजारती थी। कई जेलों में समय बदला। कुछ जेलों में मैंने निवेदन किया कि सर महिला बंदिनियों को कभी कभी जेल के प्रमुख दफ्तर तक आने का मौका मिल जाए, क्योंकि उनकी चौहद्दी इतनी छोटी है कि उनके लिए जेल के अंदर ही किसी और जगह में जाना बड़ा मुश्किल है। एक जेल में निवेदन किया था कि बंदिनियों और बंदियों को कभी कभी स्टूल में बैठने की इजाज़त मिले। एक जेल में ये भी कहा था कि अचार के साथ कभी कभी पराठा भी मिल जाए। एक जेल में ये भी कहा था कि बच्चों को कभी कभी जू में कोई ले जाए। ऐसा कुछ हो पाया, लेकिन इसका कोई पैमाना, कोई तराजू मेरे पास नहीं है, पर जेलें वाकई बदल गई। 100 सालों का अधूरा काम मेरे पास है। एक दिन बैठकर मैंने फहरिस्त बनाई। मुझे लगा कि आज मैं 24 घंटे भी काम करूं, 100 साल तक ये काम पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज जब मैं इस मंच पर हूँ, आपको मैं बताऊं कि मेरे लिए ये किसी बड़े सपने के साकार होने से कम नहीं है। राम बहादुर राय सर, सच्चिदानंद जोशी सर, प्रभात जी और न्यायमूर्ति सर, आपने जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो मेरे लिए किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक उपलब्धि से कम नहीं है। आपने मुझे एक बार फिर से इस बात का भरोसा दिया कि छोटे छोटे तिनके मिलकर शायद इस दुनिया को बेहतर बनाने की कुछ कोशिश कर सकते हैं। मैंने एक जगह लिखा है कि जेल में पूरा मरना मना है, आधे आधे खुट खट कर जीने की कोई मनाही नहीं। बंदी ना पूरा जिए ना पूरा मरे, कोई आत्महत्या ना करे, बंदियों की गिनती पूरी हो, कोई बवाल ना हो, किस्सा खत्म। लेकिन मैं इस किस्से को यहाँ खत्म होने नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ जुड़िए, अगर आपके पास समय हो तो। समय हम सबके पास कभी ना कभी होता है, लेकिन अक्सर आध्यात्मिक चीज़ों का सुख और समय हमें तब मिलता है जब जिंदगी में बुरा समय आता है। मैं समझती हूँ अच्छे समय में बुरी चीज़ों के लिए समय निकालना भी कोई बुरी चीज़ वाकई नहीं है। और बुरी चीज़ों से मेरा मतलब है इस दुनिया के उन हिस्सों के बारे में सोचना जहाँ के बारे में हम सोचते हैं बुराई जमा है। इस किताब में मैंने कुछ एक निवेदन किए हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। जेल ने मुझे सबल और सक्षम बनाया है। जेल ने ये मुझे सिखाया कि याचक वाकई कभी शक्तिशाली नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस संसार से अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो इस बल और इस कोशिश की ज़रूरत है कि मैं बार बार जेल में जा सकूं और हाँ, जेल से वापस भी आ सकूं। आप में से कोई मेरे साथ कभी जेल चलना चाहे तो भी आपका स्वागत है, लेकिन कष्ट मेरा ये है कि फिल्मकार से लेकर मीडिया की दुनिया मुझे जब फ़ोन करती है तो कहती है वर्तिका एक बार जेल ले चलो, फ़ोटो खिंचवा कर आ जाएंगी। मेरी आत्मा अंदर तक चीर जाती है। किसी का दुख हमारी तस्वीर नहीं हो सकता, किसी का दुख असल में हमारी ज़िंदगी का आईना हो सकता है। अगर आप उस आईने का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। किताब की अंत में मैंने लिखा है, अगर संभव हो इस किताब को किसी बैरक तक पहुंचा दीजिए। आप पढ़ लें, आपको लगे आपके घर, मोहल्ले, राज्य में कहीं आसपास कोई बैरक है तो आप उस बैरक को कभी कभी याद कर लीजिए। और ये भी कि मेरी कुछ जिद है। इस समय ज़िला जेल देहरादून की जेलर श्री पवन कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस जेल में बहुत सारा काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। डॉक्टर रश्मि सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। इनका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा रहा। इस समय दिल्ली सरकार की WCD मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी होने की तमाम बड़ी मेहनतों और बहुत बड़े कामों के बावजूद उनका सहयोग हमेशा रहा। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली पुलिस के मेरे साथी, परिवार के हमारे साथी, मीडिया के हमारे साथी, सबके आभार। अंत में ये कि नॉवल ये कहती है कि जेल निखर गई है, अंदर से भी बाहर से भी। ये मेरा सिर्फ दावा नहीं है, असल में जेल निखरी है। यकीन मानिए, कभी कभी कोई अचानक मिलता है और वो कहता है कि वर्तिका मुझे पहचाना, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये किसी जेल में ही होगा। और कई बार पहचानने वाला वाकई
वाकई ये कहता है मैं आपके साथ उस जेल में था और उस जेल के बाद मेरी ज़िंदगी का पता बदला और किस्मत भी बदली। अंत में जो एक ज़िद है उसी को मैं लौटा रही हूँ और आप सभी को याद दिला रही हूँ कि जेल के अंदर ठिठके हुए पल बाहर नहीं आते। जेल की रोशनी अंदर ठिठक कर कहीं चुप रह जाती है। मुझे जेल के बाहर की ज़िंदगी अंदर की ज़िंदगी के बीच में एक पुल बनाना है, ये मेरी ज़िद है। मुझे उम्मीद है इस ज़िद में आप मेरा साथ देंगे। मेरे नाम का मतलब है दिए की लौ, लेकिन लौ तेज़ रोशनी में बुझ भी सकती है। आप सभी मेरी वो हथेलियाँ हो सकती हैं जिससे रोशनी ना बुझे। आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद वर्तिका जी। जब वर्तिका जी ये पुस्तक के प्रकाशन के लिए मेरे पास आई थी तो सचमुच मन में बड़ा कौतूहल हुआ था, क्योंकि जेल को लेकर मन में जिस प्रकार के एक भ्रम भ्रांतियाँ संशय हैं और वो अनजानी दुनिया है, पर उसकी जो मार्मिक कहानियाँ मुझे वर्तिका जी ने सुनाई तो मन सचमुच बहुत भावुक हो गया था। आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन को एक ऐसी मर्मांतक पीड़ा अनुभव होगी जो आपको भावुक कर देगी। हमारे साथ प्रोफेसर सुचिंदर जोशी जी हैं। आप शिक्षाविद हैं और विभिन्न शैक्षणिक पदों पर आप रहे हैं। वे कवि भी हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, कुशल प्रशासक हैं और सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। वर्तमान में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। आइए बस। आज के इस महत्वपूर्ण सारस्वत आयोजन के हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति माननीय श्री संदीप मेहता जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, इस पुस्तक के प्रकाशक और हमेशा ऐसी पुस्तकों को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार जी, इस पुस्तक की लेखिका आज की उत्सव मूर्ति प्रोफेसर वर्तिका नंदा जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अक्सर अलग अलग विषयों की महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण और चर्चा का कार्यक्रम होता है, लेकिन प्रायः हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि पुस्तकें काव्य संग्रह या कथाएं या उपन्यास न हो, वे समसामयिक विषयों पर या भारत के इतिहास पर, संस्कृति पर, भारत के विचार चिंतन पर, ज्ञान परंपरा पर ऐसी पुस्तकें हों। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय साहब की प्रेरणा से ऐसी पुस्तकों के ऊपर निरंतर चर्चा होती है और प्रायः महीने में 2 या 3 बार तो चर्चा के कार्यक्रम हो ही जाते हैं। बहुत कम बार होता है कि ऐसी पुस्तक की चर्चा में ये हॉल इतना भर जाए जितना कि आज भरा हुआ है। मुझे लगता है कि ये पुस्तक की लेखिका और पुस्तक का विषय दोनों को ही इसका श्रेय जाता है। लेकिन ये उपन्यास है, जैसा वर्तिका जी ने भी कहा कि ये उपन्यास है, पर जितना कुछ मैंने पढ़ा मुझे ये उपन्यास कहीं से नहीं लगा और शायद यही कारण था कि इसे यहाँ पर लोकार्पित करने की हमने सहमति भी दी। बल्कि पहली बार अगर उन्हें याद हो तो मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्तिका जी, हम लोग उपन्यास, कहानी, काव्य संग्रह का लोकार्पण या उस पर चर्चा यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि उसके लिए और स्थान है, साहित्य की कई सारी संस्थाएं हैं। तो हम उन पुस्तकों पर चर्चा करते हैं जो अलग से विषयों पर हो और प्रायः आदरणीय राय साहब इस बात के लिए बहुत सचेत रहते हैं कि एक अच्छे स्तर की पुस्तकें यहाँ हो। लेकिन जब हमने ये पुस्तक देखी, मैंने तो विशेष रूप से देखी, तो मुझे लगा कि ये इसे यूं ही उपन्यास कहा गया है। ये उपन्यास तो कहीं से नहीं है, ये तो जेल का एक जीवंत दस्तावेज है। जेल के अंदर घटने वाली पल पल की घटनाओं का आपके सामने एक सजीव चित्रण है। हो सकता है कहीं पात्र थोड़े से बदल दिए गए हों, उनके नाम बदल दिए गए हों, हो सकता है प्रसंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया हो,
लेकिन कई प्रसंग ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, आपकी आंखों में आंसू ला देते हैं। कई प्रसंग ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपने जेल की बहुत सारी बातों का उल्लेख किया। एक बहुत छोटा सा उसमें पीस है जिसका शीर्षक है जेल में हंसी। वो उसकी बहुत छोटा सा, मेरे ख्याल से 1.25 पेज या 1.5 पेज का वो है, लेकिन उसकी एक एक पंक्ति जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपनी हंसी पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाने का मन करता है, इतना वो सशक्त पीस है। तो ऐसे बहुत सारी बातें वर्तिका जी ने की हैं, चूँकि उन्होंने जेल में अपना पूरा जीवन बिताया है। अभी जयदीप कर्णिक जी कह रहे थे कि मैं उनसे कहता हूँ कि जेल से बाहर आओ, वो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहती, जेल में ही रहना चाहती हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में प्राय मतलब आदरणीय राय साहब जैसे जो आंदोलन लगातार करते रहे हैं, उनके लिए संभवतः शायद जेल जाना 1-2 बार होता है, पर हम लोगों की ज़िंदगी में वैसा प्रसंग जेल जाने का नहीं आया। लेकिन जेल को देखने के 2-3 प्रसंग आए। वो प्रसंग आए तो मुझे इनकी किताब की एक एक बात याद आती है। मैंने तिनका तिनका तिहाड़ भी पढ़ी थी और शायद उस समय भी इनसे जिक्र किया था। तो जब मैं रायपुर में था तो चूँकि वहाँ रायपुर के जो जेलर साहब थे वो कई ऐसे नए नए उपक्रम किया करते थे। जैसे उन्होंने जेल के अंदर गौशाला चलाई थी और बच्चों के लिए विद्यालय था। तो मैं विश्वविद्यालय का कुलपति था, तो उन्होंने कहा आप ज़रूर आइए, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उस जेल में गए तो वहाँ जो उम्र कैद भोग रही थी ऐसी कुछ महिलाओं की, जब हम उसमें गए बैरक में, तो वहाँ छोटा बच्चा, 2-4 बहुत छोटे बच्चे, एक की उम्र शायद 5 साल थी और एक की 6-7 साल थी। तो जेलर साहब ने बताया कि इन बच्चों का जन्म यहीं हुआ है जेल के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? तो जो बच्चे ने जो आपके सामने हसरत बताई वो सिर्फ बता रहा हूँ। उस बच्चे ने एक ही कहा कि ये जो दीवार है ना, इसके पीछे बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, तो मैं एक बार जाके सिर्फ देखना चाहता हूँ कि वो आवाज़ें किस चीज़ की आती हैं। मुझे ऐसा लगा कि हम क्या इतनी सी भी खुशी उस बच्चे को नहीं दे सकते। फिर हम लोगों ने विश्वविद्यालय की तरफ से जेलर साहब को अनुरोध किया कि क्या हम इन सब बच्चों को लेकर मॉल जा सकते हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि सर हम बता नहीं सकते कि उनके चेहरे इतने प्रफुल्लित थे देख के, क्योंकि उन बच्चों का कोई वहाँ दोष नहीं था, माँ सज़ा भुगत रही थी। ऐसा ही एक प्रसंग जगदलपुर की जेल का था। वहाँ उसको जेल को शायद ISO 9001 का मिला था टैग और बहुत अच्छी जेल मानी जाती थी। तो जब पहली बार मैं जगदलपुर गया तो उस जेल को देखकर मैं दंग रह गया। लगभग 3.5 घंटे उस जेल में हमने गुजारे और एक जेल की एक एक व्यवस्था वहाँ के जेलर साहब ने दिखाई और किस तरह का अनुशासन और किस तरह की साफ़ सफाई। वहाँ पर मुझे एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जेल के मास्टर जी हैं जो सुबह शाम गीता का प्रवचन करते हैं। तो मैंने कहा कि आपने क्या मास्टर जी को भी नौकरी पर रखा है यहाँ गीता का प्रवचन करने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, खुद कहीं पढ़े लिखे आदमी हैं, पर अब चूँकि प्रसंगवश वो काट रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से गीता का प्रवचन करने का काम दिया है। उस जेल से मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसके 2 साल बाद जब मैं फिर से अपने परिवार को, मेरी पत्नी और हमारे एक मित्र सपत्नीक थे, हम चारों जब जगदलपुर घूमने गए तो उसकी पूरी ट्रैवल आइटिनरी मैंने प्लान की, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो आखिरी दिन सुबह जब नाश्ते के बाद उन्होंने पूछा कि आज कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा आज जेल जाएंगे। तो उन्होंने बहुत गुस्से से हमसे कहा कि आपसे इतना भद्दा मजाक हमसे कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं वाकई आपको ले जाना चाहता हूँ, आप चलिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जेलें कैसी हो सकती हैं। और जो सब कुछ हम बाहर देखते हैं, उस दीवार के बाहर से जब हम जेल देखते हैं, अंदर जाकर उस ज़िंदगी को अगर आप देखें तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपकी आंखें खोल देंगी। तो निश्चित तौर पर हम जब लौट के आए तो हमारे परिवार के सदस्यों ने ये कहा कि अगर आज हम यहाँ नहीं जाते तो शायद हमारी ये पूरी की पूरी यात्रा सफल नहीं कहलाती, संतुष्टि हमको नहीं होती। तो ऐसे कई सारे प्रसंग जेल से जुड़े हुए हमारे जीवन में भी कभी न कभी आते हैं। पर मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ वर्तिका जी को कि जिन्होंने उस बात को पकड़ के रखा, जिस बात ने उनको जोड़ा उस बात को उन्होंने पकड़ के रखा, और इसीलिए वो लगातार पूरी शिद्दत से जेल इस विषय पर ही काम करती रही। मैं अभी गूगल सर्च कर रहा था, जानबूझकर
और ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आप गूगल में देखेंगे कि जेल पर लिखने वाले कितने लोग हैं, तो शायद उसमें वर्तिका जी का नाम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर भी नहीं है। ये हमारे लिए दुख की बात है। इसको हमें सोचना पड़ेगा कि समाज में कैदी की कुंडलियां लिखकर अमर हो जाने वाले लोग या मेरी जेल डायरी लिखकर अमर हो जाने वाले लोग तो हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने जेल के बाहर रहकर जेल के अंदर की सारी जिंदगी को परत दर परत देखने की चेष्टा की है, उसमें उनका नाम इतिहास में दर्ज होना चाहिए। तो आज हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कम से कम इस बात का तो संकल्प ले ही सकते हैं कि क्या अगली बार जब कोई गूगल में सर्च करे तो जेल में लिखने वालों में सबसे ऊपर नाम वर्तिका नंदा जी का आए। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो वर्तिका जी की कविता में भी है वही बात आपके साथ कहना चाहता हूँ, और उन्होंने अलग ढंग से कही है, मैं अलग ढंग से कहना चाहता हूँ कि मत सोचिए कि चूंकि हम जेल के बाहर हैं इसलिए हम बहुत सुखी हैं और जो जेल के अंदर हैं वो बहुत दुखी हैं। जेल के बाहर रहकर भी अगर हम लोग जेल भोग रहे हैं तो हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। तो उसको भी ध्यान रखिए और जीवन के सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वर्तिका जी को एक बार बहुत बहुत बधाई फिर से देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ, कृपया जैसे जेल का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है, पर आज 250 रुपये के विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध है। आप में से जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ इस मंच पर माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी हैं। आप ट्रायल कोर्ट्स उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में उन्होंने व्यापक विधिक अभ्यास किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित 3 न्यायिक जांच आयोगों में आयोग के अधिवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। वे वर्ष 2003 से 2009 तक राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य रहे। वर्ष 2004-05 में राजस्थान बार काउंसिल के उपाध्यक्ष तथा वर्ष 2010 में अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए। 30 मई 2011 को उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 6 फरवरी 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बने। 15 फरवरी 2023 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। 9 नवंबर 2023 से वे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए हमें संबोधित करें। माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राय साहब, सचिव श्री जोशी साहब, प्रभात कुमार जी और इस कार्यक्रम की नायिका डॉक्टर वर्तिका नंदा, जिनकी इस अद्भुत पुस्तक के विमोचन का हिस्सा हम आज बनने जा रहे हैं। सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं सर्वप्रथम तो आपसे क्षमा प्रार्थना करूंगा कि मैं इस उद्बोधन में अंग्रेजी भाषा का कुछ उपयोग करना चाहूँगा, क्योंकि आदत सी हो गई है न्यायालय में दिन रात इस भाषा का प्रयोग करने के कारण कि हिंदी बोलते बोलते भी अंग्रेजी निकल जाती है। इस पुस्तक को, जिसको कि एक नॉवेल के तौर पे प्रेजेंट किया गया है, जय से जेल,
इसकी तैयारी और इसे प्रकाशित करने के लिए जो श्रम डॉक्टर वतिका नंदा ने किया है, मैं उसके लिए उन्हें तहे दिल से शुभकामना, बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है जेल और जेल के कैदी, आम समाज के लिए एक बहुत टैबू सब्जेक्ट है। तो सम्माननीय लेखिका ने इस टैबू सब्जेक्ट के ऊपर ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है और आज हम इसके विमोचन का हिस्सा बने हैं। वास्तव में ये एक अद्भुत साहस का काम है। ये पहली पुस्तक नहीं है। जैसा डॉक्टर नंदा ने खुद अपने उद्बोधन में बताया कि उनका ये पैशन रहा है पिछले लगभग 30 वर्ष से। और ये कोइंसिडेंस की बात है कि मैंने भी अपने वकालत के समय में अधिकतर क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करी थी, तो कई बार मौका मिला कैदियों से मिलने के लिए जाने हेतु जेल विजिट करने का। उसके पश्चात जब जज के तौर पे एलिवेट हो गए तो फिर कुछ प्रिजन सिस्टम से कनेक्ट होने का मौका मिला, कुछ काम भी किया जिसके बारे में मैं कुछ संक्षेप में आपसे साझा करूंगा। परंतु जो चित्रण इस पुस्तक में किया गया है वो वास्तव में कमाल का है। जैसा कि जब प्रिजन्स के ऊपर स्टडीज होती हैं तो एक बड़ा रिमार्केबल स्टैटिस्टिक्स है कि हमारे देश में 85% से अधिक जो बंदी हैं वो निचले तबके के हैं, डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो कि जेल में या तो अंडर ट्रायल्स के तौर पे बंद है और या कन्विक्ट्स हैं। ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है 1980 में हुसैन आरा खातून के मामले से, जब सुप्रीम कोर्ट मामला सुन रहा था तो ये जानकारी में आया कि कई बंदी ऐसे जिन्होंने अपनी सजा पूरी काट ली उसके बावजूद भी जेल में थे क्योंकि वो मुचलका नहीं भर पा रहे थे। उस समय से जेल रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो आज काफी आगे बढ़ चुका है। कोर्ट्स बहुत प्रोएक्टिवली इस विषय पर काम कर रही हैं, परंतु ये जो तरीका है जेल में बंद बंदी को एक रोशनी दिखाने का, ये वास्तव में अद्भुत है। और एक खासियत और जो कि डॉक्टर नंदा से बात करते हुए जानकारी मिली कि वे अन्य जो प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बहुत भिन्न है। भिन्न क्यों? कि वो किसी तरह की फाइनेंशियल एड किसी से नहीं लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति का ऐसा पैशन हो कि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में काम करे जिसे लोग सिर्फ सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, और वो काम भी इतना सेल्फलेसली करे कि खुद भी खर्चा करना पड़ता है तो करे। इस तरह की सोच होना वास्तव में अद्भुत है। मैं लेखिका को तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस विषय के बारे में सोचा ही नहीं, रिमार्केबल काम किया है, जिससे उन सलाखों के पीछे, उन दीवारों की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बंद कई बंदियों की जिंदगियां संवर गई हैं। हमें अभी एक कार्यक्रम हुआ था नैनीताल में, उसमें 7 मंच साझा करने का मौका मिला था। दरअसल उस कार्यक्रम में प्रोफेसर नंदा को बुलाने का सुझाव मेरा ही था कि हम हालांकि पहले कभी मिले नहीं थे, बट फोन पे और मैसेजेस पे जरूर संपर्क था, तो मैंने इनके काम के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। तो जब प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में वो हमारा डिस्कशन हो रहा था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने
ये जिक्र किया कि डॉक्टर नंदा को बुलाया जा सकता है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वास्तव में उस दिन पवन कोठारी जी भी थे, आपने जो वहाँ के बंदियों को बुलाकर प्रेजेंटेशन करवाया, एक तो बिल्कुल दृष्टिहीन बंदी है जिनको कि जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कराया गया। जेल रेडियो के बारे में जो आपने बताया, किस प्रकार से उन्होंने बंदियों की जिंदगी संवारी है जेल रेडियो के जरिए, वो वास्तव में कमाल है। हम जब न्यायालय में बैठकर मुकदमों का फैसला करते हैं तो साक्ष्य और जो प्लीडिंग्स है और जो न्याय निर्णय है उसके आधार के ऊपर फैसला कर देते हैं, परंतु हर पत्रावली के पीछे एक जिंदगी जुड़ी होती है। निर्णय करते समय उस जिंदगी का क्या बैकग्राउंड था, क्यों वो व्यक्ति जेल में आया और क्या उसकी जिंदगी में किसी सुधार की संभावना है, इस बारे में बहुत कम विचार होता है। आज भारत में कोर्ट्स की स्थिति ये है कि करीब करीब 6 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। एक अदालत में 200 से 300 मुकदमे रोज लगते हैं, तो ये लग्जरी कि सब निर्णय करने के पश्चात भी कोई प्रिजनर के रिफॉर्म के बारे में सोचा जाए, बहुत मुश्किल है। प्रयास बहुत हो रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन के ऊपर, पर्सनल लिबर्टी के ऊपर और प्रिजन रिफॉर्म्स पर खास तौर पे जो अभी कुछ निर्णय हुए हैं, उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है उस समय से जबकि एक कैदी को, एक कन्विक्ट को वास्तव में ऐसा ही समझा जाता था कि वो समाज का अंग ही नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय में काम करते समय न्यायाधीश के तौर पे एक बड़े विचित्र प्रावधान का सामना करना पड़ा। प्रावधान ये था कि बंदी जब जेल में एंटर होगा तो उसकी जाति पूछी जाएगी और जाति के आधार पर काम दिया जाएगा। तो नाली साफ करने का काम किसे दिया जा सकता, आप खुद ही सोच सकते हैं। हमने उसको सुओ मोटो टेकअप किया और नोटिस करने के तुरंत पश्चात राज्य सरकार ने कानून में संशोधन कर उस बड़े ही डिग्रेडिंग प्रोविजन को तुरंत हटाया और वो जो सिस्टम था कास्ट बेस्ड असाइनमेंट ऑफ वर्क, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया। परंतु आप सोचिए कि वो प्रावधान उस जेल मैनुअल में इंडिपेंडेंस के पहले से मौजूद था, परंतु उसको देखने का किसी को फुर्सत नहीं थी उस देखने की। ये पुस्तक जो आपने लिखी है, आप जो काम कर रही हैं प्रतिका जी, इसमें एक बहुत गूढ़ सच्चाई छुपी है कि एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो सकता है क्योंकि न्यायालय का निर्णय हो गया, सजा दे दी गई, परंतु उसका जो अधिकार है डिग्निटी से रहने का, वो अधिकार कभी उससे छीना नहीं जा सकता। इस पुस्तक के जरिए प्रतिका जी ये प्रयास कर रही हैं कि उन बंदियों को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका दिया जाए। बहुत सारी बातें कहने को हैं। पुस्तक में जो वृतांत बताए गए हैं, वो जब मैं अपनी वकालत के करियर को याद करता हूँ तो बहुत सारे वृतांत जीवंत हो जाते हैं। जो जोशी साहब ने बात बताई कि एक बार आप जेल विजिट करके आइए, आपका नजरिया बदल जाएगा जेल के बारे में और जेल में बंद कैदियों के बारे में। तो ऐसा ही एक वृतांत मेरे साथ हुआ। मुकदमा था डावरी डेथ का।
जैसा हमने क्लाइंट कंसल्टेशन में जानकारी लेते हैं वकील, तो ये बताया गया कि जो सास है पैरालाइज्ड है कमर के नीचे से और घिसट घिसट के अपना काम करती है। तो क्योंकि पैरालाइज थी तो घर में नीचे वाली मंजिल में रहती थी, बहू फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहती थी। हस्बैंड वाइफ के आपस में कुछ टसल हुई और उसने सुसाइड कर लिया। पर जब मुकदमा बनता है डाउरी डेथ का, तो परिवार के सारे ही सदस्यों को उसके अंदर अभियुक्त बना दिया जाता है। जैसा भी है मुकदमा लड़ा गया, उस जो सास है उसको अग्रिम जमानत मिल गई है। मुकदमा लड़ा गया, मैं डिफेंस की ओर से काउंसिल था, परंतु जज, एक ह्यूमन नेचर होता है, जजेस का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो डाउरी डेथ के केसेस में बहुत ज़्यादा टफ व्यू लेने वाले जज थे। उन्होंने न सिर्फ पति को बल्कि उस सास को भी 10 वर्ष की सजा दे दी। मेरे सामने उस महिला को, क्योंकि सजा के दिन अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ता है, कुर्सी पर उठाकर, उसके परिवार के कोई 2-3 अन्य सदस्य आए होंगे, उसने उठाकर उस जेल की गाड़ी में डाला। मैं पूरा हिल गया अंदर तक। मैं तुरंत उच्च न्यायालय गया और न्यायालय में दरकार दी कि मुझे मुकदमा आज शाम नहीं तो कल सुबह कोई हालत में लगाना है। न्यायाधीश समझते थे कि अगर मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है तो कुछ न कुछ उसमें महत्वपूर्ण बात होगी। वो महिला को, क्योंकि वो पैरालाइज थी, तो वहां पर जेल में जो डिस्पेंसरी है वहां रख दिया गया और ईश्वर की कृपा से अगले दिन सुबह हमने उच्च न्यायालय में अपील लगाकर उसके लिए जमानत का आदेश प्राप्त कर लिया। इस तरह के इंस्टांसेस जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्या जो एक सोच है समाज का बंदियों के प्रति कि वंस लव्ड टू बी फॉरगॉटन ऑलवेज फॉरएवर, क्या ये सही सोच है? क्या उन बंदियों को वापस समाज में अच्छे नागरिक बनने का अधिकार नहीं है? निश्चित तौर पे है। एक और बहुत मार्मिक इंस्टेंस इस पुस्तक में प्रोफेसर नंदा ने लिखा है और वास्तव में मैं आपके साथ में वो जो चैप्टर है वो पढ़ना चाहूँगा। वो एक कटु सत्य है कि जब किसी महिला को सजा होती है और उसको जेल में रहना पड़ता है, तो वो सजा सिर्फ महिला को नहीं होती है। एक तो प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है, जो बाहर है वो तो है, जो सच्चाई है कि महिला को जब सजा होती है तो पूरे परिवार को सजा हो जाती है। लेकिन उसके साथ में जो बच्चे होते हैं, जो जेल में बच्चे पैदा होते हैं, उनको क्या सजा होती है? वो परिवार, वो चैप्टर है भूत के नाम से, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जेल के माहौल में पलता हुआ बच्चा सामान्य हो ही नहीं सकता। अरे एक दिन तो कमाल का किस्सा हुआ। तसल्ली को अपनी सुनवाई के लिए जाना था। तसल्ली उस महिला का नाम रखा है लेखिका ने, जुगनी उस बच्ची का नाम। जुगनी जिद में अड़ गई कि वो भी बाहर जाना चाहती है। प्रोफेसर जोशी ने जैसा बताया कि बाहर आवाजें आती हैं। बच्ची को यह पता नहीं था कि बाहर का मतलब क्या होता है। वह सोचती थी कि जो वो रोज देखती है वैसा ही बाहर भी होता है, लेकिन क्योंकि आज माँ कहीं जा रही है तो वो भी देखना चाहती थी कि कहीं जाने का मतलब क्या होता है। कोमल ने किसी तरह अनुमति दिलवाई। मेरे ख्याल से जेलर की बात कह रही हैं आप। जेल में आने के बाद आज पहली बार जुगनी जेल से बाहर निकली। हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी रह गई। वो 4 पहियों वाली नीले रंग की एक बड़ी गाड़ी के अंदर बैठी। वो हैरान हो गई कि कोई गाड़ी चलती भी है क्या, किसी गाड़ी के पहिए भी होते हैं क्या। हैरानी के मारे उसका मुंह खुला रह गया। अब वो वहां पहुंची जहां मां की सुनवाई थी। वहां जाकर उसकी सांसें अटक गई। इतने सारे लोग, इतना शोर। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत आ गया। उसने वहां एक बिल्ली देखी
जुगनी नहीं जानती थी कि बिल्ली क्या थी। इस प्रिजन सिस्टम में हम सिर्फ प्रिजनर्स को सजा नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों को भी इनडायरेक्टली सजा दे रहे हैं। क्या ये समय नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव इस बात की ओर ध्यान दे कि क्या हम सजा देने के साथ उस व्यक्ति की न सिर्फ जीवन का कुछ समय बल्कि पूरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक जो काम हुआ है वो है ओपन प्रिजन्स। ओपन प्रिजन्स या बल्कि ओपन कैंप्स। आपने नॉर्वे का जिक्र किया है, तो नॉर्वे में ये बहुत प्रेवलेंट एक सिस्टम है जहां पर बंदियों को फ्लैट्स दे दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में। वो दिन में अपना बाहर जाकर काम करके आते हैं और जो नियत समय है उस पर उन्हें वहां एंट्री करनी पड़ती है। दिन में सामान्य नागरिक की तरह बाहर जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कन्विक्ट है इसलिए उनको डेजिग्नेटेड फैसिलिटी में आना पड़ता है। इसी तरह अपने देश में भी ओपन प्रिजन्स का सिस्टम काफ़ी हद तक मौजूद है, उसको बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जयपुर में सांगानेर जो प्रिजन है, ओपन प्रिजन, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है इस दिशा में। हमने भी सुहास चकमा के निर्णय में उस प्रिजन के बारे में कुछ लिखा है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि हर स्टेट में इस तरह की ओपन प्रिजन्स तैयार की जाए ताकि जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है उसको वास्तविक रूप में हम धरातल पर ला सकें। तभी इस समाज का जो ऑब्लिगेशन है कि हम हमारे प्रिजनर्स को पूर्ण तौर पर सजा होने के पश्चात भूल न जाएं, बल्कि उन्हें भी समाज में एक जिम्मेदार नागरिक होने का अधिकार दें। जो राइट टू लिव विद डिग्निटी वो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि इस ओपन प्रिजन सिस्टम को हम बहुत गंभीर तौर पे, बहुत सुदृढ़ प्रयासों से उसको हम लागू करें। मैं पुनः मृतिका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये कमाल का प्रयास किया है कि जेल में जो बंद व्यक्ति हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने इस खूबसूरती से उनकी जो बातें हैं उसको पिरोया है और इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसकी उत्कंठा जागेगी कि हाँ, वास्तव में प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ करने का प्रयास करना ज़रूरी है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया और आपके इन विचारों के बारे में मेरे ख्याल प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके सुंदर उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार माननीय न्यायमूर्ति जी। पद्म भूषण से अलंकृत माननीय राम बहादुर राय जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया हमें संबोधित करें। न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी, डॉक्टर सवितानंद जोशी जी, वर्तिकानंदा जी, प्रभात जी और मित्रों, वर्तिका जी को मैंने प्रभात जोशी जी के जरिए जाना और मैं कहूँगा कि जज से जेल पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर कहीं न कहीं प्रभात जी होंगे और इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे। अगर वो होते और इस समारोह में होते तो हर इस पुस्तक की कहानी के बारे में बहुत विस्तार से बोलते। ये पुस्तक जिसके बारे में डॉक्टर सवितानंद जोशी जी ने कहा कि मैं इसको उपन्यास नहीं मानता, तो वो साहित्य के व्यक्ति हैं, मर्मज्ञ हैं। उपन्यास की उनकी जो परिभाषा है उसमें ये उपन्यास नहीं है, लेकिन एक साधारण पाठक की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है।
मोटा उपन्यास कहलाता है। एक में कई 17-18 कहानियां चलती रहे तो उपन्यास कहलाता है। ये अलग हटकर एक ऐसा उपन्यास है जो 5 मिनट में अपनी कहानी पूरी करता है, लेकिन उसकी छाप अगर आप सोचें तो 24 घंटे रहती है। इस किताब को मान लीजिए आप लेकर के बैठ जाएं और सब चीज़ भूल जाएं तो 2-2.5 घंटे में आप पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने अनुभव किया पढ़ते समय। इसमें 55 कहानियां हैं और शुरू में लंबी प्रस्तावना है जो वर्तिका जी ने जो सुनाई, उसके अलावा प्रस्तावना है। अम्बाला से ये दिल्ली कैसे 1993 में आई और फिर पता नहीं क्यों वर्तिका जी ने भी नहीं और सवितानंद जोशी जी ने भी नहीं उल्लेख किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस उपन्यास की जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है वो थी, हूँ और रहूंगी है, जिसमें योगेशी जज बन करके जेल में आती है और न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी ने जो भूत वाली कहानी सुनाई थी तो इन्होंने अधूरी क्यों सुनाई मालूम नहीं मुझे, लेकिन जहाँ जज का सवाल आया वहाँ ये चुप हो गए। भूत आ गया यहाँ तक इन्होंने सुनाई है, 2-3 लाइन में और सुना देता हूँ। उसने वहाँ एक बिल्ली देखी। जुगनू नहीं जानती थी कि बिल्ली क्या होती है। उसे लगा कि यह कोई भूत है। पूरी अदालत सकपका गई। उस समय न्याय की कुर्सी पर बैठे माननीय न्यायाधीश भी, जो बेहद खड़ूस जज के तौर पर पहचाने जाते थे, अब वो खड़ूस जज का उल्लेख न्यायमूर्ति करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये खुद खड़ूस नहीं है। खड़ूस होते तो शायद यहाँ आते भी नहीं। जेल की मुलाकातें, बातचीत और कहानियों की यह पुस्तक, मैंने शुरू में कहा कि 55 नहीं 50 अध्यायों की ये पुस्तक है और इसमें मालिक और नौकर का जो अध्याय है, अगर आप पुस्तक देखें पढ़ें तो मैं कहूँगा कि आप इसको जरूर पढ़िए। इसका अंत होता है जेल की जय हो। इस उपन्यास में बनारस भी है, लेकिन बहुत भिन्न तरह का बनारस है। जेल मंत्री का भी उल्लेख है और जैसे जेल 151 नंबर के पेज पर ये जैसे जेल है और जैसे जज भी तो हो सकता था, लेकिन गणेश जी ने वर्तिका जी को कहा कि नहीं जैसे जेल ही लिखो। इगले भी है इसमें, खुशखबरी भी है, अयोध्या भी है। और मैं इस पुस्तक को बड़ी रुचि से मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि सवितानंद जी ने इसका उल्लेख भी किया। मैं 4 जेलों में रहा हूँ। बनारस के चौगाघाट जेल में, बनारस के श्रीपुर जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में, लखनऊ के जेल में और तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में जब हम लोग थे तो उस समय मदन लाल खुराना जेल मंत्री होते थे। राष्ट्रपति भवन पर हम कुछ विद्यार्थियों ने धावा बोल दिया था और पकड़े गए, जेल चले गए।
उस समय दिल्ली में पुलिस और न्याय व्यवस्था, यानी पुलिस के थाने में ही जज बैठता था और तुरंत फैसला कर देता था। हम लोग जब जेल जाने वाले थे तो मदन लाल खुराना आए, उन्होंने किसी ने उनको कहा होगा तो उन्होंने पूछा वहाँ कि राम बहादुर राय कौन है। मेरे पास आए फिर पूछकर और कहा कि मैं ही जेल मंत्री हूँ, आप जाइए, बड़ा आनंद से आप लोग रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और वो 10-15 दिन जो हम लोग तिहाड़ जेल में थे, सचमुच आनंद के दिन थे। उस समय नागरवाला उसी जेल में था जिसने इंदिरा गांधी की आवाज में कुछ लाख रुपए, शायद 60 लाख रुपए निकाला था। उस जेल में धर्मतेजा भी था, जयंती सिपिंग का, और भारी सिक्योरिटी में था। लेकिन जेल बड़ी हम लोगों के लिए, हम शाम को अस्पताल भी जाते थे, मैं बड़े किस्से उसके सुना सकता हूँ। लेकिन कुछ साल बाद, शायद 20-25 साल बाद, जब जॉर्ज फर्नांडिस के एक सहयोगी अनिल, जो बाद में राज्यसभा मेंबर भी हुए, रोज सत्याग्रह करते हुए स्वदेशी के लिए वो गिरफ्तारी देकर जेल गए, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। और तब तिहाड़ की जेल जैसी खौफनाक दिखी मुझे लगा कि अगर राजनीतिक बंदी जेल में आते रहते तो शायद जेल उतनी खौफनाक नहीं होती। राजनीतिक बंदियों के आने से जेलों में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर भी वर्तिका जी को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जेल के बंदियों को मानवीय दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है, एक अलग ही यहाँ की दुनिया है जेल की। जब मैं बांकीपुर जेल से निकला और उस समय के सबसे प्रमुख नेता पटना के, बिहार के सत्येंद्र नारायण सिंह से मिलने के लिए गया, तो मैंने उनसे कहा कि जेल में भारी भ्रष्टाचार है। तो सत्येंद्र बाबू ने जो किस्सा सुनाया मैं आपको भी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि राम बहादुर, ये मैं समझ गया कि तुम्हारी जो बात है वो बिल्कुल सही है, और मैं समझ गया कि आखिर हमारी पार्टी का एक व्यक्ति क्यों, जब मंत्रिमंडल का परिवर्तन होता था तो वो मेरे पास आ जाता था और कहता था कि छोटे साहब, उनका नाम छोटे साहब के तौर पर लिया जाता था। तो वो कहा कि छोटे साहब, ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, मैं जेल मंत्री ही ठीक हूँ। तो अब मुझे समझ में आया कि जेल मंत्री की जो आमदनी है वो भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आती है, यानी एक पूरा सिस्टम है जेल का। तो अच्छा तो ये होगा कि जेल हो ही ना, लेकिन जो हमारी राज्य व्यवस्था है, अपराध की स्थिति है और न्याय की जो व्यवस्था है, उसमें जेल ऐसी जगह बन गई है जहाँ सीखना बड़ा मुश्किल है। ये किताब जेल को ऐसी जगह बनाने के लिए लिखी गई है और अनुभव के आधार पर लिखी गई है, जिसमें जेल में भी सीखा जा सकता है, और इसमें हर पन्ने पर उदाहरण है। तो वर्तिका जी को इस पुस्तक के लिए बधाई, और आपके प्रयास में हम सब लोग सहयोगी बनना चाहिए। मैं इसकी कामना करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद चाचा जी। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं
आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। हम सचमुच आनंदित हैं, अभिभूत हैं आपके आगमन से। आपका आना हमें शक्ति और बल देता है कि हम ऐसी समाजोपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन करते रहें। मैं अंतर्मन से माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी का धन्यवाद करता हूँ। इतनी व्यस्तता के बावजूद आप आए, हम आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय राम बहादुर चाचा जी का अंतर्मन से आभार, आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी का आभार, वर्तिका जी का आभार कि पुस्तक प्रकाशन के लिए उन्होंने हमें दी, और यहाँ इस सभागृह में उपस्थित आप सब सुधीजनों का अंतर्मन से आभार। बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप सबसे आग्रह कृपया जलपान करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।